हम सब के आदरणीय महामहिम राज्यपाल, जिनको 5 राज्यों का राज्यपाल रहने का गौरव, केंद्र में मंत्री रहने का गौरव, लोकसभा में सदस्य रहने का गौरव, राज्यसभा में सदस्य रहने का गौरव, विधानसभा में सदस्य रहने का गौरव और कॉलेज की राजनीति में छात्र संघ अध्यक्ष रहने का गौरव, जिन्हें से शून्य से शिखर का पुरुष पाया है कि आवश्यक नहीं महापुरुष जन्म ले महलों और दुमहलों में, चांदी की चम्मच मुख में हो या पड़े ना कष्ट कसेलों में, वन प्रांतर की कुटियाओं में, झोंपड़ियों झुग्गी चालों में, सतपाल मलिक साहब जैसे महापुरुष जन्म ले लेते अनपढ़ किसान और ग्वालों में। श्री सत्यपाल मलिक साहब। राम नाम साहब। श्री धन्ना पीठाधीश्वर बजरंग देवाचार्य जी, पद्म विभूषण डॉक्टर R.S. परोदा साहब, महाकवि बलवीर करुण जी, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सम्मानित प्रोफेसर श्याम सुंदर ज्ञानी जी, संत श्री माधवदास जी उदासीन, प्रोफेसर पेमा राम जी, अध्यक्ष तेजा फाउंडेशन, सचिव श्री रामस्वरूप चौधरी जी, श्री महेंद्र चौधरी जी, श्री राजेश झाझड़िया जी, बनवारी लाल जाट, उम्मेद गोदारा, डॉक्टर भरत सारन और हरिराम केवाड़ा। ये जो प्रयास कर रहे हैं रामस्वरूप जी और इनके साथी, ये बड़ा काम है। कौमें दुनिया में वही तरक्की करती हैं जो तालीम की तरफ तवज्जो देती हैं। मुझे एक बात याद आती है जो मैं बहुत जगह बोलता हूँ, कॉन्वोकेशन में ख़ास तौर पे गवर्नर बुलाए जाते हैं तो मैं सब जगह कहता हूँ कि लंदन में जब बड़ी लड़ाई हो रही थी, जिसको वर्ल्ड वार सेकंड बोलते हैं, तो उस वक्त बजट पेश किया गया। उस बजट में सब मदों में कटौती की गई, लेकिन शिक्षा की मद में कोई कटौती नहीं की गई। तो अपोजिशन ने कहा कि इसमें क्यों नहीं आपने कटौती की? तो प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए, लड़ाई चल रही है, पुल टूट जाएंगे दोबारा बन जाएंगे, कारखाने बर्बाद हो जाएंगे दोबारा खड़े कर लेंगे, घर भी गिर जाएंगे तो फिर तामीर कर लेंगे, लेकिन अगर एक पीढ़ी बर्बाद हो गई तो दोबारा खड़ी नहीं हो सकती है। लिहाजा शिक्षा की मद में कोई कटौती नहीं होगी। तो जिस कौम का ये दृष्टिकोण था, उसी ने सारी दुनिया पे राज किया। जो कौमें एजुकेशन में पिछड़ती चली गईं, वो बर्बाद होती चली गईं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस बात का महत्व हमें जितनी जल्दी समझ लेंगे। हमारे पास कुछ नहीं है, राज नहीं है, रजवाड़े नहीं हैं, कारखाने नहीं हैं, फैक्ट्रियां नहीं हैं, बहुत पैसा भी नहीं है। होगा काम चलाओ, ये कोई पैसा नहीं होता जितने पे हम लोग इतरा रहे हैं। आजकल तो लोगों पे बहुत बहुत रुपया है, लेकिन असली ताकत, जो असली एम्पावरमेंट है, वो एजुकेशन से होता है। एजुकेशन इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा देती है। एक दृष्टांत मैं आपको देना चाहता हूं। ये जो लीबिया का तानाशाह था गद्दाफी, वो जब मारा गया तो विद्रोहियों ने उसके दफ्तर की तलाशी ली। उस तलाशी में उनको एक डायरी मिली। उस डायरी में उन्होंने जब पढ़ा तो वो लिखता है डायरी में कि मुझे जीवन का सबसे ज़्यादा आनंद तब आता है जब मैं लिटिल कोंडी, कोंडालीजा राइस एक अमेरिका की विदेश मंत्री थी, दुबली पतली, शक्ल सूरत में बहुत साधारण और बहुत मामूली घर की लड़की, सिर्फ तालीम की वजह से अमेरिका की फॉरेन सेक्रेटरी बन गई थी। तो वो लिखता है कि जब वो लिटिल कोंडी शेखों को धमकाती है तो मुझे बहुत आनंद आता है। तो लिटिल कोंडी शेखों को अमेरिका की ताकत पे धमकाती थी, और अमेरिका की ताकत लिटिल कोंडी को मिली थी उसकी तालीम की वजह से। तो तालीम आदमी को वहाँ पहुँचा देती है। अमेरिका का उसी दौरान का जो प्रेसिडेंट था ओबामा, उसका तो बाप भी छोड़ के चला गया था, नानी ने पाला था, बहुत गरीब घर से था, लेकिन सिर्फ तालीम के कारण वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया था। तो तालीम आदमी को कहीं से कहीं पहुंचा देती है। इस बात को हमें समझ लेना चाहिए, और समझ में आने की बात है। अभी जिनको हमने इनाम दिए हैं
तालीम में ये कोई कलेक्टर हो जाएगा, कोई कमिश्नर हो जाएगा, कोई कहीं होगा, कोई कहीं सलामी ले रहा होगा। अदरवाइज संभव था क्या? बिल्कुल संभव नहीं था। सिर्फ तालीम आपको, आपका सबसे बड़ा हथियार है तालीम। तो तालीम पे हमारे पूरे समाज को जोर देना चाहिए। दिक्कत क्या है? मैं 1.5 कमरे के मकान में रहता था गवर्नर बनने से पहले दिल्ली में। मिनिस्टर रह लिया था, 3 बार MP रह लिया था, MLA रह लिया था, लेकिन मेरे पे 1.5 कमरे का मकान था। जो चौधरी साहिबान मुझे मिलने जाते थे वही सोचते थे यार क्या चीज़ है ये 1.5 कमरे के मकान में रह रहा, हमने तो बैठक ठोक रखी। तो वो जो बैठक ठोकते उसे मत ठोको, अपने बच्चों की तालीम करो तो वो बहुत आगे चले जाएंगे। आप अपनी प्रायोरिटीज बदलो। कोई कहेगा अरे बुढ़ा मर गया, 40 गांव की चिट्ठी फाड़ दो, बुढ़ा सूरजमल हो जाएगा उस चिट्ठी फाड़ने से, वो तो वही रहेगा जो होगा। इसी तरह शादियों में खर्चा होने लगा है। राजस्थान में तो औरतों में मैंने इतना क्रेज देखा, इतना सोना खरीदती हैं, चाहे घर में कितनी गुर्बत हो लेकिन हाथों में सोना भरा रहता है। तो ये सब सामाजिक कुरीतियां हैं। इनसे निकल के सिर्फ एक बात पे फक्र करो कि आपका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, किस तरह पढ़ रहा है और कहाँ तक आगे चला गया है। वही चीज़ आपके काम आएगी। और तेजा फाउंडेशन इस काम में जो हिस्सेदारी कर रहा है, जो रोल अदा कर रहा है, मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और मुझे फ़ख्र भी है देख के और आपकी योजनाएं सब देख के कि आप बहुत आगे तक जाएंगे और हमारे बच्चों का आप बहुत भला करेंगे। नेता तो किसी का भला वला करते नहीं आज तक। आजकल ये संस्थाएं हैं जो हमारे बच्चों का भला कर सकती हैं। तो इन संस्थाओं में दिल खोल के दान दीजिए, इनका सहयोग करिए और इनसे फिर अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए। तो आजकल इशू है किसानों वाला, उस पर तो बोलूँगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। ये अखबार वाले ऐसा कर देते हैं कि मैं 2 हफ्ते तक ये इंतज़ार करता हूँ कि दिल्ली से कोई टेलीफोन तो नहीं आ रहा है। और हालांकि गवर्नर को हटाया नहीं जा सकता, फिर भी जो मेरे शुभ चिंतक हैं वो इस तलाश में रहते हैं कि ये कुछ बोले और ये हटे। कुछ उस पर लिख देते हैं फेसबुक पे कि गवर्नर साहब जब इतना आप महसूस कर रहे हो तो आप इस्तीफा क्यों नहीं देते। मैं कहा भाई आपके पिताजी ने बनाया था मुझे जिसने बनाया था ना तो मैं वोट से बना, मुझे बनाया था दिल्ली में 2-3 बड़े लोग हैं उन्होंने, और मैं उनके इच्छा के विरुद्ध बोल रहा हूँ। तो ये तो मैं जान के बोल ही रहा हूँ कि उनको दिक्कत होगी। वो जिस दिन मुझे कह देंगे कि हमें दिक्कतें छोड़ दो, मैं 1 भी मिनट नहीं लगाऊंगा। और पहले दिन जब मैं किसानों के पक्ष में बोला तो ये तय करके बोला था कि मैं फौरन छोड़ दूंगा और किसानों के धरने पे आके बैठ जाऊंगा। देश में इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं चला है जिसमें 600 लोग शहीद हो गए। कुतिया भी मरती है तो दिल्ली के नेताओं का शोक संदेश जाता है, लेकिन 600 किसानों का प्रस्ताव लोकसभा में पास नहीं हुआ है। और मैं इस पे इतना, मेरे से पूछा वहाँ डीडवाना में कि साहब आपको ऐसा क्या हो गया था जो आपको बोलना पड़ा। मैं कहा मैं इस बात से बहुत आहत हूँ कि 600 लोग, अभी कहीं एक्सीडेंट हुआ, आग लगी कल उसमें महाराष्ट्र में, 5-7 लोग मरे उसमें, लेकिन दिल्ली से प्रस्ताव आ गया उनके पक्ष में। हमारे 600 लोग मरे, उस पर कोई नहीं बोला। संसद में कोई हमारे वर्गों के लोग जहाँ हैं वो भी खड़े नहीं हुए प्रस्ताव पास करवाने के लिए। तो ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है और इसमें मैं काफ़ी आहत था, गुस्से में था। मैं तो प्रधानमंत्री जी से मिलने गया तो मैंने उनको कहा कि आप गलतफहमी में हैं, ना तो इन सिखों को हराया जा सकता है। इनके
गुरु के चारों बच्चे उसकी मौजूदगी में खत्म हो गए थे, लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया था। और ना इन जाटों को हराया जा सकता है। और आप ये सोचते हो कि ऐसे ही चले जाएंगे, इनको कुछ ले दे के भेज दो। और दो काम मत करना, एक तो इन पे बल प्रयोग मत करना, दूसरे इनको खाली हाथ मत भेजना, चूंकि भूलते भी नहीं है, 300 साल तक नहीं भूलते हैं। मिसेस गांधी ने जब अकाल तख्त तोड़ा तो उसके बाद उसने अपने फार्म हाउस पे महामृत्युंजय का यज्ञ करवाया। मुझे अरुण नेहरू मेरे अच्छे दोस्त थे, उन्होंने बताया कि सतपाल भाई, मैंने कहा कि फूफी तुम तो ये मानती नहीं थी, ये क्यों कर रही हो? तो उसने कहा तुझे पता नहीं है, ये जो अकाल तख्त तोड़ा है जिनका, ये तो 600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूं कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पूना में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। तो मैंने ये भी कहा कि इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट मत लो। परसों के एक डिस्कशन में 2 जनरल्स ने कहा है कि इस किसान आंदोलन का असर भारत की सेनाओं के ऊपर भी पड़ रहा है, कुछ भी हो सकता है। आज आप ताकत में हो, घमंड में सब कर रहे हो, लेकिन आपको ये पता नहीं इसके क्या क्या नतीजे हो सकते हैं। कारगिल होता है तो इन्हीं किसानों के 20-20 साल के लड़कों को उस पे चढ़ा देते हो पहाड़ी पे। कारगिल में मैं ये मानता हूं कि सरकार की असफलता थी कि कारगिल में वो लोग घुसे, और उसका दाम हिंदुस्तान के किसानों के बच्चों ने चुकाया। 20-20 साल के बच्चे, दुनिया में कोई ऐसी लड़ाई नहीं हुई कि दुश्मन ऊपर बैठा और आप नीचे से रेंगते हुए जा रहे हैं और गोली खा के चिड़िया की तरह मर रहे हैं। तो ये जो है, ये अन्याय हमारे ही साथ होता है, लेकिन इसमें किसी ना किसी दिन लोग रिएक्ट कर जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा दिन आए जब ये किसान लोग रिएक्ट कर। अभी तो किसानों ने एक कंकड़ भी नहीं मारी है किसी के। वो जो कहते हैं कि जी लाल किले वाली घटना, उसका किसान आंदोलन से कोई ताल्लुक नहीं था। वो और मैं किसान आंदोलन का नेता होता तो मैं उसे भी जस्टिफाई करता। किसान लाल किले पे झंडा फहराने का अधिकार सिर्फ प्रधानमंत्री को है, लेकिन उसके बाद अगर किसी को है तो आप जानते होंगे कि आपके तो गीतों में, बातों में, किस्सों में लाल किला ले लिया, लाल किला लेंगे, यही आता है ना। भरतपुर माने लाल किला। इसी तरह सिखों के जिनके कई गुरु लाल किले के दरवाजे के बाहर गुरु तेग बहादुर की गर्दन कटी हो, तो उसकी औलाद को लाल किले पे झंडा फहराने का अधिकार नहीं है। और आप जितना भी लोकगीत हैं, कहानी है, किस्से हैं, उसमें सिखों और जाटों का एक ही रहता है, लाल किले पे जाना है। जब चौधरी साहब की पार्टी हरियाणा में बिल्कुल नहीं थी और देवीलाल जी के पास में और बागड़ी जी गए और हमने कहा चौधरी साहब पार्टी ज्वाइन कर लो, उन्होंने कहा नहीं, काहे की पार्टी है तुम्हारी, मैं नहीं ज्वाइन करता। मैंने एक मीटिंग चौधरी साहब की कराई बड़ी भिवानी में, 1 लाख आदमी था, और मैंने उसमें कहा कि अगर आप साथ दे दोगे तो 6 महीने में चौधरी चरण सिंह को लाल किले पे चढ़ा देंगे। आप मेरा यकीन करें, पूरी भीड़ स्टेज पे के पास आ गई जय जयकार करती हुई, और मुझे चौधरी साहब ने कहा कि पूरे हरियाणा में ये मीटिंगें करके ये बात बोल दो, इसी पे खड़े हो जाएंगे। आप हैरत करोगे कि हरियाणा में लोक दल इसी बात पे खड़ा हो गया कि लाल किले पे चरण सिंह को चढ़ाना।
हमारा तो वो सपना रहा है शुरू से और हमारे इमेजिनेशन का हिस्सा रहा है, हमारे इतिहास का हिस्सा रहा, इसी तरह सिखों के इतिहास का हिस्सा रहा। प्रधानमंत्री के अलावा अगर किसी को अधिकार है उस पर झंडा फहराने का तो वो हमें है। उसमें मुझे कोई शर्मिंदगी का एहसास नहीं होता अगर हमारा कोई लड़का लाल किले पे झंडा फहराया है। उस जगह तो नहीं फहराया जहां प्राइम मिनिस्टर ने फहराया था, एक तरफ एक खंबा था उस पे टांग दिया था उन्होंने, और तुमने ऐसा बना दिया कि जैसे बड़ा खतरनाक काम हो गया, देशद्रोह का काम हो गया। ये सब मत करो, सीधे सीधे बैठो भाई, तुम्हारी ये मांगे ये हम मान सकते हैं, ये नहीं मान सकते हैं। ये जो मैंने तो बल्कि ये कहा प्रधानमंत्री जी से कि आप राजा हो, आप बड़े हो, आप ये कहो किसानों को कि भाई तुम गलत हो, मैं सही हूं, फिर भी मैं तुम्हारी बात मान रहा हूं, चूंकि मैं तुम्हारी तकलीफ नहीं देख सकता, तो आप बहुत बड़े हो जाओगे। तो वो अब मैं नहीं बताता उन्होंने क्या कहा और कैसे रिएक्ट किया, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि ये भी मैंने कहा कि ये सिर्फ एमएसपी आप मान लें, ये तीनों कानून तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक रखे हैं, सिर्फ एमएसपी मान लो तो ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन एमएसपी के बिना तो हमारा गुजारा नहीं है, क्योंकि हमारी हर फसल की डिस्ट्रेस सेल होती है। हम बोने चलते हैं एक दाम होता है, काटने चलते हैं दूसरा दाम होता है, और एमएसपी से नीचे दाम मिलता है हर फसल का हर साल। उसके बिना तो किसान नहीं मानेंगे और उसको ये देना नहीं चाहते। उसका कारण मैं आपको बताना नहीं चाहता, आप जानते होंगे। उसमें किसी का नुकसान होता है एमएसपी लागू हो जाने से। जिन्हें एमएसपी से किसानों की जो डिस्ट्रेस सेल है वो चाहिए, और किसानों को कम दाम पे उनका माल खरीद के फिर बड़े दाम पे बेचने के लिए जो बैठ गए हैं बाजार में। एक अडानी का तो एक 500 एकड़ में गोदाम बन गया उसमें पानीपत में, जब तक पार्लियामेंट में कानून भी पास नहीं हुआ था। तो आप ये बताओ कि उसको क्या फायदा होगा अगर एमएसपी हट गई। पर मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि सरकार और नो सरकार एमएसपी रहेगी, एमएसपी कानून बनेगी और एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाएगा। आज ये स्थिति है कि हरियाणा के किसी गांव में चीफ मिनिस्टर हेलीकॉप्टर नहीं उतार सकता, पश्चिमी यूपी के किसी गांव में हमारा मिनिस्टर नहीं जा सकता है, रिश्तेदारी में भी नहीं जा सकता है, गमी में भी नहीं जा सकता। तो मुझे बताओ कि फिर दिल्ली में राज करने का आपका क्या फ़ायदा है? जिद करके बैठ गए हो आप। भाई आप बैठाओ, सामने बात करो, आपकी कोई बेइज्जती नहीं है। आपके किसान हैं, इतने बुरे हाल में रहते हैं, इतने बुरे हाल में खेती करते हैं, उनकी ये छोटी सी बात मान लो, क्या बिगड़ जाएगा आपका? और माननी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि आपका काम चल जाए इसे बिना मान। तो एक मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एजुकेशन का देश में ये हाल है। मैं मिनिस्टर रहा हूँ पार्लियामेंट्री अफेयर्स का। एक आपके यहाँ के मिनिस्टर थे जो अब गवर्नर हो गए, मेरे अच्छे दोस्त हैं, जगदीप जी। वो मेरे नीचे डिप्टी मिनिस्टर थे, मैं वीपी सिंह का स्टेट मिनिस्टर था और वो डिप्टी मिनिस्टर थे। तो वो मेरे पास एक दिन आए कि यार मेरा महकमा बदलवा दो। मैं कहा क्यों? कहने लगे मैं जाता हूँ तो चौधरी लोग कहते हैं जी क्या महकमा है ये? पार्लियामेंट्री अफेयर्स था वो। उन्होंने कहा मेरे लोगों की तो समझ में नहीं आता क्या है। तो मैंने कहा जनवरी में गारंटीड बदलवा दूंगा, वो सरकारी चली गई नवंबर में। तो ये जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होकर मैंने देखा कि देश की संसद में पिछले 70 साल तो नहीं हुए, संसद को तो कम ही साल हुए हैं, एक बार भी शिक्षा पे बहस नहीं हुई है। बजट पास होता है तो बहुत महकमों पे बहस होकर तब पास होता है,
लेकिन शिक्षा का बजट बाकी जो 6, 7, 8 महकमे रह जाते हैं उनके साथ क्लब करके, इकट्ठा करके और बिना बहस के पास कर दिया जाता है, जिसे गिलोटिन करना यानी फांसी देना कहते हैं। तो शिक्षा के बजट को पिछले जब से संसद है तब से आज तक गिलोटिन किया गया, कभी उस पर बहस नहीं हुई। और आज तक 6% बजट के टोटल का 6% से ज़्यादा उस पर खर्चा नहीं हुआ है। और नतीजा ये है कि पूरी दुनिया में इंग्लैंड की एक यूनिवर्सिटी है जिससे 170, 160, 100, 110 इतने नोबेल प्राइज विनर हैं। अमेरिका की 7-8 यूनिवर्सिटी हैं। और हिंदुस्तान में कितने नोबेल प्राइज विनर हैं? 11 हैं, जिनमें 6 विदेश में हैं। एक मदर टेरेसा है, एक रविंद्रनाथ टैगोर है। तो शिक्षा के बूते पे 5 आदमी भी हमने ऐसे पैदा नहीं किए जिनको नोबेल प्राइज मिल सकता हो, क्योंकि हमारी शिक्षा की वो क्वालिटी नहीं है। हमारी शिक्षा की क्वालिटी कैसे हो? हम तो 6% से ज़्यादा खर्चा ही नहीं करते हैं। और एक मैंने वो जिक्र किया आपको कि वो 14 तल्ले का मकान रखेंगे, एक मंजिल पे कुत्ते रहेंगे, एक पे चाबियां रहेंगी, एक पे ड्राइवर रहेंगे, लेकिन शिक्षा के लिए एक धेले की चैरिटी नहीं करेंगे। दुनिया के बड़े लोग, लॉर्ड गिल्डॉफ है, बहुत बड़ा म्यूजिशियन है इंग्लैंड का, अपनी सारी आमदनी दे देता है एजुकेशन के लिए, अपने लिए, अफ्रीका के गरीब बच्चों की एजुकेशन के लिए। और जहाँ जहाँ दुनिया के राज्याध्यक्षों की मीटिंग होती है वहाँ जाके उनसे कहता है 2 पैसा मांगता है। ऐसे ही लेवी है, एक लीवी करके है, ये दोनों संगीतज्ञ हैं। ये जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वाला है, इसने अपनी पूरी दौलत का करीब 90-95% दान में दे रखा है शिक्षा के लिए। लेकिन हमारे यहाँ जो ये पैसे वाले हैं, लड़की की शादी में चेक से 300 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। और बिना चेक कितना हुआ होगा आप अंदाजा लगा लो। आप ये करेगा, लेकिन 1 पैसा सिपाहियों को या हमारे इनको शिक्षा वालों को, हमारी संस्थाओं को दान नहीं देगा यहाँ का। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई इनको तुम क्यों सेठ मानते हो, इनको तुम क्यों बड़ा मानते हो? ये तो सड़े हुए आलू की बोरी हैं, ये कुछ है ही नहीं। इनका सम्मान ही मत करो समाज में। समाज में उसका सम्मान करो जो अपने हिस्से का दूसरे के लिए दे। जो यहाँ दान देता है, नाम बुलवाता है, उसका सम्मान करो। अपने घर कोई लिए बैठा, हमसे क्या मतलब है? और मैं जब भी यहाँ आता हूँ या बोलने भी चलता हूँ, मेरे सब वेल विशर ये कहते हैं जी थोड़ा संभल के, थोड़ा देख के। मैं क्या हो जाएगा भाई? मैं अपनी माँ के पेट से गवर्नर पैदा नहीं हुआ था। मेरे पास जो है उसे खोने के लिए हर वक्त तैयार रहता हूँ, लेकिन मैं अपनी आत्मा, अपना सोच, अपने कमिटमेंट को कभी नहीं छोड़ सकता। चौधरी चरण सिंह जी, मैं उनके सानिध्य में क्या, मैं तो कहूँ उनके चरणों में बैठ के काम किया। एक ही बात कहते थे, उनकी बहुत सारी बातें जो याद रखनी चाहिए, लेकिन वो ये कहते थे कि अपने वर्गों के सवाल पे कभी समझौता मत करो। अपने वर्गों के सवाल पे जो तुम्हारे पास हो उसे छोड़ने के लिए तैयार रहो, लेकिन समझौता मत करो। बहुत सी उनकी कोटेशन एक हैं, वो कहते हैं कि दिल्ली, एक किसान को एक निगाह अपने खेत पे और एक दिल्ली पे रखनी चाहिए। दिल्ली का रास्ता खेत से होके जाता है। तो बहुत बातें थी जिसमें ये खास थी कि अपने वर्गों के हितों पे कभी कोई समझौता मत करो। तो मेरा भी वही एटीट्यूड है कि मैं कुछ भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं देख सकता कि किसानों के साथ जुल्म हो रहा हो, वो हराए जा रहे हों, उन्हें भगाया जा रहा हो और हम अपना पद लिए बैठे रहें। तो इससे बड़ी लानत की कोई बात नहीं है। टिकैत का लड़का जिस रात रोया है, रोते ही कई हजार आदमी उसके घेर पे पहुंच गया।
और अगले दिन वहाँ पंचायत थी। मैंने 11 बजे रात को किसी बड़े नेता को जगा के कहा कि मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसको आज मत गिरफ्तार करो। वो मेरे से सहमत थे। उन्होंने कहा कि हाँ, कल की पंचायत में हिंसा हो जाएगी। मैं कहा हिंसा नहीं चाहते हो तो उन्होंने कहा तुम सॉर्ट आउट करो इसको। मैं कहा मैं कर दूंगा, मेरी एक शर्त है कि क्या कि इसको आज मत गिरफ्तार करो, कल कर लेना। आज ये जो रोया है इसका असर चला गया नीचे तक। सबसे पहले जींद जिले के लोग सड़क पे आए। तो ये पता नहीं कहाँ तक बात जाएगी। तो वो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, 1 मिनट में मान गए। उन्होंने कहा मैं अभी सब फोर्सेस को वापस बुलाता हूँ, तुम उसको कहो मेरे से बात कर ले। उसने फ़ौरन फ़ोन किया, बात हो गई। उन्होंने कहा अपने भाई को कहना पंचायत में कोई हिंसा नहीं होगी। उसने कहा जी मेरी गारंटी है नहीं होगी। और वो बाहर है, उस दिन से आज तक गिरफ्तार तो नहीं हुआ। तो असली बात यह है कि जो ऐसे मौके होते हैं उनको अवॉइड किया जाता है। सरकार में भी ऐसे लोग हैं जो किसानों के पक्ष के हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है सर, लेकिन एक आध आदमी के सर में ताकत इतनी घुस गई है कि उसको ज़मीन नहीं दिखती। लेकिन हमारे गांव में कहते हैं कि घमंड तो रावण का नहीं रहा था। किसी ना किसी दिन ये बात समझ में आ जाएगी कि ये गलत है, और मुझे लग रहा है बहुत जल्दी आ जाएगी ये बात समझ में। और किसान दिल्ली से हार के नहीं आएंगे। उन्होंने भी तय कर रखा है कि हम इस काम को पूरा ही करके जाएंगे। 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, वो जीत के आएंगे, कामयाब हो के आएंगे। चूँकि वो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। एक और दिलचस्प बात बताता हूँ इस देश की। यहाँ ये प्रचार होता जी ये तो 3 स्टेट का झगड़ा है सिर्फ, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा का कुछ का नहीं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का कुछ टुकड़ा और वेस्टर्न यूपी का कुछ टुकड़ा। वो गलत फहमी में है। जब ये किसानों ने बंद की कॉल दी तो मैं उसके अगले दिन मेघालय गया था। तो मैंने पता किया तो उन्होंने कहा जी यहाँ के किसान भी बंद कर रहे थे। आप अंदाज लगाओ, जब मेघालय का किसान भी इनके साथ है तो ये देश में अकेले कैसे हैं। ग्वालियर से मुझे किसान जो मेरे जानने वाले हैं उनके फ़ोन आए कि जी हम आ तो सकते नहीं हैं यहाँ, लेकिन आप ये बता देना कि हम इनके साथ हैं। तो ये बहुत बड़ा आंदोलन है, इतना बड़ा आंदोलन कभी हुआ नहीं है। और मील साहब ये पैसे तो आते जाते हैं, इनकी मदद करो और इनको कामयाब करो। ये अगर नेक काम में लगेंगे तो उसके अच्छे नतीजे होंगे, आपकी औलाद का भी नाम होगा, आपका भी नाम होगा। मैं बहुत समय आपका ले दिया जो उचित नहीं था। एजुकेशन के बारे में बहुत चीज़ें मैं कहना चाह रहा था लेकिन अब मौका नहीं है। भाई इतना ही कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन बहुत इग्नोर्ड है देश में, उसमें कोई तवज्जो नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, नोबेल प्राइज़ की तो छोड़ो वैसे भी नहीं है, और बढ़िया कॉलेज भी नहीं है अपने यहाँ दुनिया के लेवल पे अगर देखेंगे तो। और दुनिया एजुकेशन को कितनी तवज्जो देती है वो अपने यहाँ सरकार तवज्जो भी नहीं। हमारे यहाँ तो सरकारें नई पार्लियामेंट बनाने पे खर्चा कर रही हैं। भाई नई पार्लियामेंट के बजाय कोई बढ़िया वर्ल्ड क्लास कॉलेज बनाओ तो मेरी बात समझ में आती है, लेकिन वो उनका प्रायोरिटी नहीं है। तो ये हमें खुद करना पड़ेगा, चूँकि हम पिछड़े हुए हैं और हम पे एक ही हथियार बचा है, ये आखिरी। चूँकि ना बंदूक से लड़ सकते हो ना लाठी से, एजुकेशन से लड़ सकते हो। अपने बच्चों को बढ़िया तालीम दो, फिर आपके बच्चे कहीं नहीं पिछड़ेंगे। आरक्षण आपको हो चुका है, इसी आरक्षण में इतनी बड़ी तादाद में आपके बच्चे निकल जाएंगे, और जब वो डीएम, एसएसपी और अफसर हो के बैठेंगे तो आपकी तो जय जयकार हो जाएगी। फिर क्या चाहिए आपको। लेकिन मैं फिर दोहराऊं, आप ये जो काज करना है, और मेरा एक साथी था, वो आया एक दिन कि जी कर्जे में हो गया। मैं क्यों? कहने मेरा बाप मर गया था पिछले महीने, गांव वालों ने बिठा के
40 गांव की चिट्ठी फड़वा दी। मैं कहा फिर कहने जी बहुत पैसे खर्च हो गए। मैं क्यों, तेरा बाप इससे सूरजमल बन गया क्या? कि जी ना। मैं कहा सालो ये काम छोड़ दो, कुछ नहीं रखा इनमें, दहेज छोड़ दो। राजस्थान की तो महिलाओं से हाथ जोड़ के कहता हूँ ये सोने का, यहाँ तक के सोने का चलन छोड़ दो। ये सारी चीज़ें छोड़ के सारा पैसा बच्चे की बढ़िया से बढ़िया तालीम करने में लगा दो। उसे बढ़िया से बढ़िया इंस्टीट्यूट में भेजो, यूनिवर्सिटी में भेजो। जब वो पढ़ के वहाँ से निकलेगा तो वो इतना ताकतवर होगा कि जिनसे आप डरते दबते थे वो उससे डरने दबेंगे, वो उसे सलाम करेंगे। तो मैं बहुत कई बार कह भी लिया ये मैंने कि मैं बहुत लंबा हो गया, और मैं आता रहूँगा आपके संस्थान में। और आज के लिए इतना ही काफ़ी, कोई अंत नहीं है, मैं फिर आऊँगा। और अगली बार शायद मैं गवर्नर ना रहूं तो और खुल के बोल दूंगा।